अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आज हम स्टडी करते हैं व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक भी हम स्टडी करेंगे डिटेल से, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले आप सबको ये आना चाहिए कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये बेसिकली एक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली टाइप है कौन से वेव का? ट्रांसवर्स वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेरे पास ट्रांसवर्स वेव की एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहले बात हमेशा ये याद हमेशा रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज बेसिकली मेड अप ऑफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर क्या है, मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब ये एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर क्या करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, तो इसके रिजल्ट में मेरे पास एक वेव बनती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सिंपली वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो मैंने लिखा हुआ है कि द टाइप ऑफ वेव इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपेगेट परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर हो गया कि नहीं? इसी मूवमेंट की मदद से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या होता है, पहुंचता है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब ये जो डिफिनीशन मैंने लिखी हुई है ये बेसिकली मैंने लिखी हुई है फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ये डिफिनीशन फिजिक्स की लिखी हुई है, इसलिए मैंने लिखी। मैंने कहा कि आपको थोड़ी याद हो जाएगी वो डिफिनीशन, क्योंकि आपने पहले ही ये पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसको पहले जब क्वांटम मैकेनिक्स बना नहीं था, यानी जब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सिर्फ और सिर्फ क्या समझा जाता था? अ टाइप ऑफ वेव। के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेरे पास क्या है, ये बेसिकली मेरे पास है वेव। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुआ, क्लियर हो रहा है कि नहीं, तो उस टाइम में एक साइंटिस्ट था, पीएचडी स्कॉलर था, जिसका नाम था डी ब्रोगली। जिसका क्या नाम था? डी ब्रोगली। उसने ये बात की कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये जो है ये डुअल इन नेचर है। यानी उसने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात नहीं की थी, बल्कि उसने ये बात जनरली की थी कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं, सब पार्टिकल्स में दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। यानी दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितना भी मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हमारे पास एक मैटर ही है, सही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये बेसिकली हमारे पास डुअल इन नेचर है। यानी कुछ कंडीशंस में, कुछ हालतों में ये वेव की तरह काम करता है और कुछ हालतों में ये पार्टिकल की तरह काम करता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज बेसिकली डुअल इन नेचर। ये वेव की तरह काम भी कर सकता है और साथ साथ में ये पार्टिकल की तरह काम भी कर सकता है। जब ये पार्टिकल की तरह काम करेगा तो इसके पार्टिकल्स को बोला जाता है क्या? फोटॉन्स। एंड फोटॉन्स आर दी एनर्जी पैकेट्स। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास क्या है? डुअल इन नेचर है। ये वेव की तरह भी काम कर सकता है, पार्टिकल की तरह भी काम कर सकता है। ये बात हमें किसने बताई थी? डी ब्रोगली में। कब बताई थी? 1923 में, गालिबन के 1924 में। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ही वास्ट रेडिएशन है। ये मतलब ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ एक ही है, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ, इंटेंसिटीज। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस तरह हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 एक फिगर है। 5 बेसिकली बना होता है 2 + 3 भी मैं कर सकता हूं, 1 + 4 भी मैं कर सकता हूं। यानी 1 × 4 जब मैं कर लूं तो मेरे पास 5 आ जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी मुख्तलिफ वेरियस रीजन्स, मुख्तलिफ रेडिएशन से मिलकर बना है। तो इसलिए मैंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर लिया? डिवाइड किया हुआ है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने क्या कर लिया, मुख्तलिफ रीजन्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया। और ये डिवीजन मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन से बेसिस पर की, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी। यानी आपको ये लिस्ट दिख रही होगी, ये लिस्ट जब मैं कंबाइन कर लूंगा तो इसके कॉम्बिनेशन से मेरे पास बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर हो गया कि नहीं? अब मैंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन रीजन्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर लिया है। कौन से बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। अभी आपके जहन में क्वेश्चन हुआ होगा कि सर व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, सर हमें ये तो बताएं। वो मैंने बताया कि वो हम इस लेक्चर के बाद कैरेक्टरिस्टिक डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिवाइड किया कितने रीजन्स में, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रीजन्स हैं। जब मैं इन रीजन्स को कंबाइन कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंप्लीटली। क्लियर हो गया कि नहीं? जब हम कॉस्मिक रेस से रेडियो वेव की तरफ डाउन आते हैं, सही है, डाउन द ग्रुप जब मैं आऊंगा तो डाउन द ग्रुप एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका यह मतलब है कि इस लिस्ट में सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले जो रेस हैं वो कौन से हैं, कॉस्मिक रेस, और सबसे कम एनर्जी वाले जो हैं वो है रेडियो वेव। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, एनर्जी का वेव नंबर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, और एनर्जी का क्या चीज रह गई, हाँ बस कंप्लीट हो गए। तो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, एनर्जी का वेव नंबर के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब डाउन द ग्रुप एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी तो कम होगी। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जब मैं कॉस्मिक रेस से रेडियो वेव की तरफ आऊंगा इस रीजन में तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो चूंकि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, जब एनर्जी कम होगी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जब एनर्जी कम होगी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। वेव नंबर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब एनर्जी कम होगी तो वेव नंबर भी तो क्या होगी, कम होगी। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि सर ये हमने कौन से इक्वेशन से ये चीजें मालूम की हैं। तो ये इक्वेशन बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है। इस लेक्चर के बाद इस इक्वेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर में क्या रिलेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।